हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि एक्चुअली लास्ट वीडियो तक हम लोग प्लेन का थ्योरी पार्ट पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्लेन की इक्वेशन के बारे में ही बात करेंगे और उसके बाद एक मिसलेनियस का मतलब एक्सरसाइज आएगा, वो भी बिल्कुल सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें अच्छे क्वेश्चंस आएंगे मिसलेनियस में। ओके, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चंस को। तो पहले फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट में टोटल 4 क्वेश्चंस है आपके सामने। क्या रहा है पढ़िए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस एंड नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कोई प्लेन है, 4 ठो है, एक एक करके दिया है तो कोई एक हम बना देते हैं, बाकी 3 आप लोग बना लेना। वो कह रहा है कि इसमें से नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइंस बता दीजिए और डिस्टेंस बता दीजिए ओरिजिन से। मैं कहूँगा ज़रा आप लोग रिकॉल करिए कौन ऐसा प्लेन का इक्वेशन था जिसमें डायरेक्शन कोसाइंस और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन था। तो आप कहेंगे सर नॉर्मल फॉर्म। तो सर नॉर्मल फॉर्म क्या था, याद करो ज़रा। LX प्लस MY प्लस NZ बराबर P, जहाँ पे L M N डायरेक्शन कोसाइंस था यूनिट वेक्टर का और P क्या था, ओरिजिन से डिस्टेंस। याद आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं 1 का C नंबर। दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस जेड इजक्वल टू 5। तो हम लोग को नॉर्मल का क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो A हो गया 2, B हो गया 3, C हो गया -1, यानी डायरेक्शन रेशियोज निकल गया। L बराबर M बराबर N बराबर फार्मूला लिखा है, भर दीजिए, निकल जाएगा LMN। ऑरिजिन से डिस्टेंस की बात हो तो आप लोग एक टॉपिक पर आए थे, डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट, वहाँ से निकाल सकते हैं। बट वो क्या है ना, 2 बार वर्क करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट क्या तरीका है कि आप इस प्लेन के इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो कहेंगे सर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट यानी चेंज कैसे करेंगे इसको। तो चलिए थोड़ा सा याद रखिएगा, किसी प्लेन के इक्वेशन को अगर नॉर्मल फॉर्म में बदलना हो तो आप लोग को दोनों साइड एक नंबर से डिवाइड करना है। अब वो नंबर क्या है, अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C² से। तो डिवाइडिंग रूट अंडर 2² 3² और यहाँ कुछ नहीं तो 1 यानी -1 जो भी है, यानी कितना हो रहा है 4 13 1 14। रूट 14 से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है दोनों साइड। एक साइड तो होगा नहीं, तो दोनों साइड अगर डिवाइड करोगे तो 2x प्लस 3y माइनस जेड बाई रूट अंडर 14 बराबर 5 बाई रूट 14। अब अलग अलग भी डिवाइड कर दीजिए। 2 बाई रूट 14 x हो गया प्लस 3 बाई रूट 14 माइनस 1 बाई रूट 14 z हो गया, यहाँ पे y हो गया बराबर 5 बाई रूट 14 हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स हो गया, ये नॉर्मल फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया। ये है LX प्लस MY प्लस NZ बराबर P। तो देख के आप बता सकते हैं L हो गया 2 बाई रूट 14, M हो गया आपका 3 बाई रूट 14, N बराबर हो गया आपका -1 बाई रूट 14 और ओरिजिन से डिस्टेंस यानी P हो गया 5 बाई रूट 14। बट इसमें यूनिट्स लगा दीजिएगा क्योंकि दूरी में कुछ इकाई तो होगा। अब ये LMN कैसे मानेंगे सर कि LMN है? बिल्कुल LMN है, क्योंकि L² प्लस M² प्लस N² कितना होता है 1। आप करके देखिए, 2 दूना 4/14, 9/14, 1/14। तो 4 9 13 1 14/14 1 होता है, इसलिए ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर कोई प्लेन का इक्वेशन दे रहा है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने बोल रहा है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म। अगर पूछ देता है डायरेक्शन कोसाइंस बताइए, ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए, तब भी आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है 2 नंबर में। कहता है कोई प्लेन है, ओरिजिन से जिसका डिस्टेंस है 7 यूनिट और नॉर्मल वेक्टर, यानी नॉर्मल वेक्टर जो है वो ये है। तो आप इसका प्लेन का इक्वेशन बताइए। तो आप ज़रा याद करिए कहाँ पे ऐसा था, तो नॉर्मल फॉर्म में था। ओरिजिन से डिस्टेंस P, जो कि अभी थोड़ी देर पहले भी लिखे, और उसके बाद यूनिट वेक्टर था n, बट यहाँ यूनिट वेक्टर नहीं है। कहोगे सर कैसे, ज़रा जांच के देख लीजिए, यूनिट वेक्टर नहीं है। तो यानी आपके पास ये n वेक्टर दिया है 3i प्लस 5j
-6 के। अच्छा स्मॉल n डिनोट करते थे तो इसलिए। तो n कैप क्या होगा, अब वेक्टर चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं, किसी भी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर बनाना है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता है। तो यानी हो जाएगा 3i + 5j -6 के बाय मैग्नीट्यूड से भागा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। तो 3i + 5j -6 के बाय 9 34 6 36 हो गया और 25 हो गया 61 9 70 हो गया √70। तो ये n कैप आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या पढ़े हो आप लोग, r वेक्टर डॉट n कैप बराबर p। वेक्टर फॉर्म में यही पढ़े हो, परपेंडिकुलर फॉर्म। तो r वेक्टर को कुछ करना नहीं है, n कैप आप लोग लाए हो 3i + 5j -6 के बाय √70 बराबर 7। आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्या बोला था कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन 7 यूनिट है और एक नॉर्मल वेक्टर ये है, बट परपेंडिकुलर फॉर्म में नॉर्मल वेक्टर नहीं यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। तो नॉर्मल दिया तो यूनिट बना दिए, अब फार्मूला जानते हैं उसमें पुट कर दिए और कुछ तो है ही नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिर 3 में जो है टोटल 3 क्वेश्चंस है, कोई भी बना देता हूँ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 का b बना रहा हूँ। दिया हुआ है r वेक्टर डॉट 2i + 3j -4 के बराबर 1। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू द कार्टेशियन इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है। अभी वेक्टर है तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स। कार्टेशियन में क्या करना है, r वेक्टर का वैल्यू रख दीजिए। r वेक्टर का वैल्यू होता है xi + yj + zk, इधर 2i + 3j -4 के बराबर 1। अब कार्टेशियन में करना है, अभी भी वेक्टर में दिख रहा है, अब डॉट प्रोडक्ट है, डॉट कर दीजिए। x × 2 2x + y × 3 3y z × 4 -4z बराबर 1। बस ये आपका क्या हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। तो इसी तरह से अगर आपको कार्टेशियन दे दे, जैसे ये दे दिया, आपको बोला वेक्टर में बदलिए, तो देख लीजिए थोड़ा सा। अगर ये दे के वेक्टर में बदलना है तो कुछ नहीं करेंगे, आप r वेक्टर लिख देंगे और x के जगह i, y के जगह j, z के जगह k रख देंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तुलना करिए, एक r वेक्टर दे दिए, 2x है, x नहीं i दे देंगे, 2i है, 3y y नहीं j देंगे, 3j। ओके समझ में आ गया होगा। तो आसानी से आप वेक्टर से कार्टेशियन से वेक्टर में बदल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। और आप लोग स्ट्रेट लाइन में भी देखें तो वो भी एक स्टेप में ही हो जाता था। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये जो है एकदम कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आप कोई फार्मूला जल्दी लगाएंगे नहीं बनेगा। जैसा कि आप लोग को बताए थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसा मिलेगा कि कंसेप्ट क्लियर होगा तभी बनेगा। तो ज़रा इस पर आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। कह रहा है एक प्लेन का इक्वेशन आपको देख रहे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताइए। फुट ऑफ फुट मतलब पैर, परपेंडिकुलर मतलब एक लाइन। तो एक लाइन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर फुट बताइए, यानी पैर, पैर का मतलब कोऑर्डिनेट बताइए। ओके कहाँ से, ऑरिजिन से। नहीं समझे, चलिए देखिए। एक प्लेन है, एक प्लेन है और ऑरिजिन है। ऑरिजिन तो सबको पता है 0 0 0 ही होता है। यहाँ से प्लेन पे एक परपेंडिकुलर डाल दिए और ये जो पॉइंट होगा ना, लेट्स से P है, यही कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जा रहा है। इसी को बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखिए ना, नॉर्मल का फुट, नॉर्मल का पैर, यही इसलिए पूछ रहा है। अब प्लेन का इक्वेशन आपको दे रखा है, 2x + 3y + 4z -12 बराबर 0। तो अब आप कैसे निकालेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है, कंसेप्ट लगेगा। आज सब आदमी बोलिए, यहाँ पे जो प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज 2 3 4 होगा कि नहीं? आप लोग बोलेंगे बिल्कुल होगा। और नॉर्मल तो ओपी है, तो यानी ओपी का ही डायरेक्शन रेशियोज है कौन, 2 3 4। आप लोग को बताए थे प्लेन का डायरेक्शन रेशियो नहीं होता, किसका होता, नॉर्मल का। तो यहाँ पे बताइए, हेयर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल
OP आर क्या क्या हो जाएगा 2 3 4। अब डियर स्टूडेंट्स इसका डायरेक्शन रेशियोज चूंकि पता हो गया 2 3 4, तो एक बात बताइए OP तो है स्ट्रेट लाइन, तो अब लास्ट चैप्टर में पढ़े थे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लाने के लिए दो तरीका पढ़े थे, सिंगल पॉइंट से पास करना चाहिए और डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल लाइन का या खुद का होना चाहिए। तो देखिए क्या ये एक पॉइंट ऑरिजिन से पास कर रहा है, बोलोगे यस सर। क्या डायरेक्शन रेशियोज खुद का है कि नहीं इसके पास, बोलोगे यस सर। तो क्या इस लाइन का इक्वेशन ला सकते हैं कि नहीं, बोलोगे यस सर। बट क्यों लाएंगे सर, नहीं आपको लाना ही पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा वो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो आज यहाँ से OP का इक्वेशन ला रहे हैं, इक्वेशन ऑफ OP इज। तो अगर OP का इक्वेशन निकालेंगे तो फार्मूला पढ़े थे x माइनस x1 बटा a, याद होगा, जिसको नहीं पता प्लीज स्ट्रेट लाइन का वीडियो देखिए। x माइनस x1 यानी x माइनस 0 बाय a मतलब डायरेक्शन रेशियो 2, y माइनस y1 वो भी है 0 बाय में 3, z माइनस 0 बाय में 4। अब ये 0 रहे ना रहे फर्क क्या पड़ता है, ये हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, सबको पता है इतना। अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग को लास्ट वीडियो में ही यानी कि स्ट्रेट लाइन के वीडियो में ही क्लियर किए थे कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट मानना है तो उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को कोई लैम्डा के कुछ एक कांस्टेंट मानते हैं। बिल्कुल याद आ गया होगा अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन का वीडियो देखे होंगे तो आज हमको पॉइंट लाना है स्ट्रेट लाइन पे। कहोगे सर क्यों, P आपका प्लेन पे भी है स्ट्रेट लाइन पे भी है, तो अगर स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट लाना है तो उसको कुछ मान लेते हैं। तो यानी लेट x/2 यानी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन था y/3 बराबर z/4 कुछ मानते हैं, लेट से k। तो x बराबर बोलिए हो गया 2k, y बराबर हो गया 3k, z बराबर हो गया 4k। तो देयरफॉर पॉइंट P जो है आपका ये P पॉइंट हो गया 2k 3k 4k। अब पॉइंट P 2k 3k 4k तो हो गया, लेकिन ये तब पता चल पाएगा ना जब k का वैल्यू पता होगा। तो k का वैल्यू सर पता कैसे करेंगे, बिल्कुल उसके लिए अभी कुछ है, फिर से समझिए, शुरू करते हैं। ऑरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाना था, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज हो गया 2 3 4, इक्वेशन निकाल लिए OP का। अब OP पे एक पॉइंट चाहिए, वो पॉइंट प्लेन पे भी है लाइन पे भी है, तो लाइन पे अगर पॉइंट लाना है तो k लैम्डा कुछ मानते हैं, मान लिए, वहाँ से XYZ कोऑर्डिनेट मिल गया। अब यहाँ से k को हटाना है, तो अब एक ही चीज़ है जिसको आपको क्लियर करवाना है हमको। बताइए ये पॉइंट P लाइन पे है, बोलोगे बिल्कुल है। क्या प्लेन पे है, बोलोगे बिल्कुल है। तो एक बात बताओ, अगर प्लेन पे ये पॉइंट है तो क्या इस प्लेन के इक्वेशन यानी समीकरण को ये सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल। अगर किसी भी लाइन या प्लेन पे कोई पॉइंट है तो उसके इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, अन्यथा वो उस पर लाई ही नहीं करेगा। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, प्लीज़ कर लीजिए, थोड़ा सा बचा है एक स्टेप। तो लिखिए हेयर पॉइंट P ऑल्सो लाइज ऑन प्लेन, सो इट विल सेटिस्फाई, ये संतुष्ट करेगा द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या समझे बात को, कह रहे हैं कि ये पॉइंट P जो है प्लेन पे भी लाई कर रहा है, इसलिए प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन का इक्वेशन है 2x बट x कोऑर्डिनेट क्या मिला है 2k, 3y y क्या मिला है 3k, 4z z क्या मिला है 4k, और बराबर -12 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से आपका k का वैल्यू मिल जाएगा 4k, 9k, 16k, -12 0। तो 16 25 29 के बराबर 12, तो k बराबर आ गया 12/29। अब k के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 p का कोऑर्डिनेट होगा 2k, तो 2 से गुना कर दीजिए k में, 2k हो गया 24/29,
3 के 12 या 36/29, 4 के यानी 48/29। डियर स्टूडेंट, यही हो गया आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, आशा करते हैं समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अब समझिए यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसेप्ट और हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो पूछा, प्लीज नोट डाउन तो कर लिए होंगे, मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं पूछ के आपसे क्या पूछता है, जरा दिखाता हूँ। आपसे पूछेगा कि जैसे बोला था ऑरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइए, आपको बोलेगा ऑरिजिन का इमेज लाइए। ध्यान से सुनिए इस बात को, ऑरिजिन से क्या लाइए, इमेज, यानी उसका प्रतिबिंब लाइए। तो इमेज लाइए मतलब प्रतिबिंब। तो समझिए ये जो आपका प्लेन है ना, ये वर्क करता है दर्पण के जैसा, यानी मिरर के जैसा, लेंस के जैसा। तो ऐसी स्थिति में इमेज का कंसेप्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, ओ से पी जो है वही नीचे यहाँ पे ओ डैश होगा, यही उसका इमेज होगा। तो ये आखिर आप कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे नहीं पता है तो मान लेंगे अल्फा बीटा गामा। ओके, नहीं पता, लेकिन क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले आए हैं ना, तो यानी इमेज लाना है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको लाना ही लाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसे 24/29, बाकी भी है, बाकी ने एक ठो खाली बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए ना, 24/29, 36/29, 48/29 जो भी है। अगर ये इमेज है तो इस बात की गारंटी है ओ डैश ओ का मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु पी होता है। तो अगर ऐसा है तो आप लोग को याद करिए, पहला चैप्टर में ही सिखा चुके डायरेक्शन रेशियोज वाले चैप्टर में सेक्शन फार्मूला। तो अल्फा प्लस 0/2, मिड पॉइंट में क्या था, x1 प्लस x2/2। अगर ऐसा है तो ये बराबर होगा 24/29 के। तो यानी अल्फा 2 × 24 48 क्या हो गया 29, मिल गया इमेज का कोऑर्डिनेट। बीटा चाहिए तो फिर बीटा प्लस 0/2, यहाँ था 36/29, 72/29, अगला 48 दूना 96/29। आशा करते हैं समझ में आया होगा। जब भी कभी आपसे इमेज पूछे आप यही कंसेप्ट का यूज करेंगे। ओके, आशा करते हैं बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन 5 का ए में। ए और बी सेम है तो कोई एक बना लो। कहता है उस प्लेन का इक्वेशन बताइए, वेक्टर कार्टेशियन दोनों में बताना है आपको, जो पास करता है 1 0 -2 से और उसका नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है ये। तो आप ऐसा करिए कि सिंगल पॉइंट वाला, यानी पहला ही जो इक्वेशन पढ़ाए थे हम प्लेन का, वो क्या था, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप एन वेक्टर बराबर 0। ए वेक्टर क्या था, पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट का जिस पॉइंट से पास करता है, याद होगा। तो इस पॉइंट से पास करता है तो इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो हेयर ए वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर जिससे पास करता है, इसका पोजीशन वेक्टर 1i यानी i प्लस 0j माइनस 2k। तो 0 लिख के कोई फ़ायदा है नहीं, तो यानी i माइनस क्या हो गया 2k। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या पर है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0, क्योंकि एक पॉइंट से पास करता था। ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर था, एन वेक्टर उसका परपेंडिकुलर। तो आर वेक्टर माइनस ए लाए हैं आई माइनस 2k डॉट एन वेक्टर है, एन वेक्टर आपका है आई प्लस जे माइनस के बराबर क्या हो गया 0। तो मन में आएगा सर यहीं छोड़ दें, नहीं, थोड़ा वर्क आपको करना है। अब कौन सा वर्क करना है, देखिए ये टोटल आपका क्या है, एक वेक्टर है, इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर वेक्टर में भी करना होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करना होगा। तो बारी बारी से दोनों में कर रहे हैं। आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे माइनस के, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दोगे, आई माइनस 2k डॉट ये आई प्लस जे माइनस के। कुछ नहीं, अलग अलग गुना कर दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अभी चूंकि वेक्टर में आंसर देना है तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, जैसा क्या तैसा। इसको डॉट कराइए, डॉट हमेशा सेम सेम का होता है। तो आई 1 हो गया, जे तो है नहीं इसमें तो मत करो, के का करो, के का -2 है, -1 है तो 2 × +2 हो गया बराबर 0 हो गया। तो फाइनली अगर आप इसको ठीक करेंगे तो आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे माइनस के और 2 + 1 हो गया 3, -3 उधर भेज दीजिए +3।
ये हो गया आपका वेक्टर इक्वेशन प्लेन का। बट बोला नहीं कार्टेशियन भी बताओ, तो कोई नहीं, इन कार्टेशियन फॉर्म आर वेक्टर के बदले रिप्लेस कर देंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से आई प्लस जे माइनस के। अब अगर डॉट करेंगे x इंटू 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। डियर स्टूडेंट्स, यही हो गया प्लेन का इक्वेशन। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब डियर स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन 6 का ए बी फिर वही सेम है। कह रहा है कोई प्लेन है जो 3 पॉइंट से आपको पास करता है, उसका इक्वेशन बताइए। कौन सा सर? आप दोनों दे दो, कार्टेशियन भी दे दो, वेक्टर भी दे दो, चिंता ना करो। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या बताए थे? अगर 3 पॉइंट से पास करता है, आप लोग को प्लीज़ पढ़ा चुके हैं, एक बार जरूर देख लीजिए। याद बोले थे कि पहले आप लोग उसको याद कर लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स इज, पढ़ाए थे कि एक डिटर्मिनेंट लेना है x माइनस x1। x1 हो गया पहला पॉइंट, x माइनस x1, ध्यान से देखिए 1 है 1, y माइनस y1 y माइनस 1, z माइनस z1 माइनस माइनस प्लस 1। उसके बाद x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 1 5, y2 माइनस y1 4 माइनस 1 3, z2 माइनस z1 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया माइनस 4। फिर x3 माइनस x1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, y3 माइनस y1 यानी माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 एंड फिर 3 माइनस माइनस प्लस 1 4। डियर स्टूडेंट्स, और ये किसके बराबर कर दिए थे? 0 के बराबर कर दिए थे। अब बोले थे इसको एक्सपेंड करिए, जो आएगा वही आंसर। लेकिन अगर इसका भी वैल्यू 0 दे दिया, दैट मीन्स वो तीनों पॉइंट कॉलिनियर होगा, और जब ऐसा होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स आपको प्राप्त होगा। तो इस सिंपल सी बात है, इसको एक्सपेंड करते हैं। अगर जो आया तो आंसर, लेकिन अगर 0 आ गया तो वो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंड करेंगे x माइनस 1 से, सबको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने जानते हैं। रो बंद कॉलम बंद, 4 तिया 12 माइनस 3 चौके 12, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। ओके, माइनस y माइनस 1, रो बंद कॉलम बंद, 4 पंचा 20 और माइनस 20। क्या बात है, क्योंकि 0 ही दिख रहा लग रहा है। अब हम ऐसा तो देख के नहीं लिए कि जिसका 0 ही आ जाए, आ गया तो क्या करना, रो कॉलम बंद करिए। हाँ, माइनस 15 प्लस 15 0 आ रहा है, क्योंकि देखिए ये 0 देगा, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 बराबर क्या आ गया 0। इम्प्लाइज ऑल 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ये तीनों का तीनों क्या है? कॉलिनियर है। देयरफॉर नंबर ऑफ प्लेन्स, क्योंकि अब एक प्लेन है नहीं कि आप इक्वेशन देंगे, नंबर ऑफ प्लेन्स विल बी इनफाइनाइट। ओके, बात खत्म, आंसर खत्म। तो बट एग्जाम में नहीं देगा, निश्चिंत रहो, क्योंकि ऐसा देखो क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछ सकता है ना। तो अगर 0 नहीं आता तो जो आता आंसर हो जाता, लेकिन आ गया 0 तो थोड़ा सा वो आपको क्या करना है, लिख देना है। अब चूंकि इसका आया ही नहीं तो वेक्टर में क्या देंगे, तो कहेंगे सर अगला में अगर आ गया तो ठीक है, कार्टेशियन में आ जाएगा, वेक्टर में बदलने के लिए सिखाए हुए हैं, कौन बड़ा इशू है, सीख लीजिए, खत्म कहानी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन मिलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, एक प्लेन का इक्वेशन दिया है और बोल रहा है आप x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट बताइए। अब जरा याद करिए थ्योरी पार्ट, x इंटरसेप्ट अगर a देता था, y इंटरसेप्ट b, z इंटरसेप्ट c, तो उस प्लेन का इक्वेशन होता था x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c बराबर 1। आज उल्टा कर दिया, इंटरसेप्ट नहीं दे करके प्लेन का इक्वेशन दे के इंटरसेप्ट पूछ रहा है। कोई बात नहीं, बना लेंगे। क्या करना है इस स्थिति में, आपको इस 5 को 1 बनाना है। बोलोगे क्यों सर, जरा इस पे रिकॉल करिए, प्लेन का इक्वेशन यही होता था इंटरसेप्ट फॉर्म में, है ना। तो राइट साइड क्या होना चाहिए 1, तो आप क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, सो दैट कि 5/5 1 मिल जाए। तो डिवाइडिंग 5,
तो इधर हो गया 2x/5 y/5 माइनस z/5 बराबर 5/5। इतना तो हो ही सकता है। अब इसको आपको लिखना कैसे है, 2/5 है तो इसको 5/2 कर सकते हैं नीचे में, y/5 है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ z/- है तो -5 कर देते हैं, और 5/5 क्या हो गया 1। अब ज़रा बताइए, इक्वेशन होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। क्या आप लोग देख के नहीं बोल सकते a 5/2 दिख रहा है, b 5 दिख रहा है और c -5 दिख रहा है? बोलेंगे यस सर दिख रहा है। बस यही तो आपसे पूछा जा रहा था, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप दोनों तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन 8। कह रहे क्वेश्चन 8 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस। ओके, वाई इंटरसेप्ट आपको दे दिया है 3, गिवन वाई इंटरसेप्ट यानी b हो गया 3। उसके बाद बोल रहा है कहाँ गया 8 नंबर, एंड पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन। बात कुछ ऐसा है कि हम लोग जो ये x y z मानते हैं, जहाँ पे y3 है y इंटरसेप्ट, यानी ये हो गया y3, तो मतलब कोऑर्डिनेट हो गया 0 3 0, और जेड एक्स प्लेन के पैरेलल है, बिल्कुल होगा, ये जेड एक्स प्लेन है, इसके पैरेलल है, ठीक है। तो उसका इक्वेशन पूछ रहा है, कौन सी बड़ी बात है, अगर y है तो y पे x 0 है, z 0 है, तो देयरफॉर इक्वेशन y बराबर 3 ही तो होगा। याद करिए, आपको बताए थे y एक्सिस पे क्या होता है, x 0 z 0, तो y बराबर 3 ही बच जाएगा, कुछ तो 0 0 है ही, खत्म। तो ये कोई सवाल नहीं था, मजाक कर रहा था। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। मिटाता हूँ इसको पहले। यस डियर स्टूडेंट्स, अब जो आप लोग को थ्योरी पार्ट में एक इक्वेशन पढ़ाए थे प्लेन का, और बोले थे इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा, वही है इंटरसेक्शन जब दो प्लेन होता है तब एक थर्ड प्लेन वहाँ से उस लाइन से प्राप्त होता है। याद करिए P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0 वाला, वही क्वेश्चन यहाँ पे है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ध्यान से सुनिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, यानी इसका इक्वेशन बताइए एक प्लेन का, विच इज ऑब्टेन्ड बाय लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स दिस एंड दिस। दो प्लेन ये है, इसका इंटरसेक्शन होता है P1 P2 का, और उससे जो थर्ड प्लेन निकलता है उसका इक्वेशन बताइए, और जिसका आपको इक्वेशन बताना है वो पास कर रहा है 2 to 1 से। अब मन में आएगा सर ये 2 to 1 क्यों दिया है, याद करिए लैम्डा छूट जा रहा था, उसी लैम्डा को हटाने के लिए देता है। अभी पॉइंट दे रहा है, डायरेक्शन रेशियो कुछ भी दे सकता है, सिंपल है, कितना मैं बात बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे चलिए पहले इक्वेशन बताते हैं। तो इक्वेशन ऑफ थर्ड प्लेन इज, पढ़े हैं हम लोग P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। तो P1 यानी प्लेन 1 है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, यहाँ 0 नहीं कर देना है, 0 इधर है। लैम्डा P2 है x प्लस वाई प्लस z माइनस 2, और बराबर में 0 है तो अब 0 दे दिए, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब ये P3 का इक्वेशन तो आ गया, बट यहाँ पे लैम्डा छूट रहा है, तो इस लैम्डा को हटाने के लिए कंडीशन कुछ भी दे सकता है, जैसा कि मैं बात बोला आप लोग को। तो करना क्या है आप लोग को, अब बोल रहा है कि ये प्लेन पास करता है 2 to 1 से, तो बोलिए 2 to 1 इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मन में आएगा यस सर बिल्कुल करेगा, तो चलिए इसको सेटिस्फाई कराते हैं। तो एट 2 to 1, क्योंकि इस पे लाई करता है, तो 2 to 1 का मतलब हुआ कि x2 y2 z1 रखिए, 3 गुना x यानी 3 गुना 2 6, माइनस वाई यानी -2 प्लस 2z मतलब 2 × 1 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा, फिर से x के जगह 2, y के जगह 2, z के जगह 2, और फिर -2 भी है, ओ सॉरी z की जगह 1। तो यहाँ से हो गया 4 2 6 6 खत्म, तो 2 बच गया। लैम्डा यहाँ से -2 खत्म हो गया, 2 1 3 हो गया बराबर 0, तो लैम्डा बराबर यहाँ से मिला -2/3। तो लैम्डा का वैल्यू -2/3 मिला। अब इक्वेशन 1 में खाली रख दीजिए, आंसर आ जाएगा फ्रॉम 1 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, लैम्डा आया -2/3, x प्लस वाई प्लस z माइनस 1
जेड माइनस 2 बराबर 0। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ठीक करना होगा। तो एलसीएम लेंगे तो 3 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 3 3 जा 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12। इधर 2 से है तो 2x 2y 2z माइनस 4 बटा में क्या हो गया 3 बराबर में क्या हो गया 0। आशा करते इतना समझ में आ गया होगा। एलसीएम तो सिखाने का ज़रूरत है नहीं ना, वो तो आप लोग को पता ही है। तो अब यहाँ से हम लोग 3 को अगर 0 की ओर भेजते हैं तो 0 हो जाएगा। तो 9x माइनस 2x 7x माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y 6z माइनस 2z 4z और माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8 बराबर 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग को। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तो मन में आएगा सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका जस्ट 9 की तरह था। 9 में अभी हम लोग प्रूफ किए लाए थे कि पॉइंट सेटिस्फाई करवाया। 10 में भी आपका वही है, खाली वेक्टर फॉर्म है, कुछ नहीं करना है। वेक्टर को कार्टेशियन बदल लीजिए, बना लीजिए। और अगर पूछेगा नहीं वेक्टर में ही आंसर चाहिए तो फिर बदल दीजिए ना लास्ट में। मैं ये तरीका सिखा रहा हूँ, आप लोग को बहुत मदद आएगा। जब भी पूछे वेक्टर कार्टेशियन टेंशन नहीं लेना है, कोई एक फॉर्म ले दीजिए फिर उसको ट्रांसफर करके आंसर दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। चलिए चलते हैं 11 में। अब देखिए फिर वही बात था कि 2 प्लेन है इंटरसेक्ट कर रहा है, थर्ड प्लेन का इक्वेशन बताइए। तो ठीक है भाई P3 बताना है, लेकिन आप बोले तो लैम्डा हटाने के लिए कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, कहता है ये थर्ड प्लेन ना जिसका आप इक्वेशन ला रहे हो ये एक परपेंडिकुलर है एक प्लेन के, एक और प्लेन है जिसके क्या है परपेंडिकुलर है P4 के, जिसका इक्वेशन यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा। तो बोल रहा है लैम्डा बताइए। तो मैं अभी कंडीशन नहीं बताऊंगा, अभी पहले चलो लैम्डा के पास तक, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ P3 इज क्या पढ़े हो, P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। तो P1 आपके पास है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, लैम्डा P2 है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 और बराबर में क्या हो गया 0। अब स्टूडेंट्स अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो प्लेन है P3 ये इसके क्या है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए आप क्या जानते हैं, डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम क्या होगा जीरो। डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम क्या होगा 0। यस बस हो गया, लैम्डा खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, इसका डायरेक्शन रेशियोज निकालना है और P4 का तो तुरंत निकल जाएगा 1 माइनस 1 1। तो कोई बहुत ईजी है। तो पहले इसका डायरेक्शन रेशियोज की बात कर लेते हैं। तो इसका डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल का मतलब एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, बट यहाँ x का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी x का कोफिशिएंट, दो जगह x दिख रहा है। ऐसा नहीं होता, पहले आपको एक जगह करना होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, कोई पूछेगा x का कोफिशिएंट बताइए, x का गुणांक बताइए, तो क्या आप 2 बोलेंगे, क्या आप -4 बोलेंगे? नहीं, पहले आपको एक जगह करना होगा। 2x माइनस 4x माइनस 2x। अब आप बोलेंगे सर x का कोफिशिएंट है -2, यही बात कहना चाह रहा हूँ। तो अगर 2 जगह है तो पहले आप एक जगह करिए। तो क्या करना है इसके लिए, ध्यान से देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 लैम्डा x 3 लैम्डा वाई 4 लैम्डा जेड माइनस 5 लैम्डा। अब x को एक जगह करना है तो इस दोनों में x कॉमन है तो 1 प्लस 2 लैम्डा x कॉमन। फिर y में देखिए 1 प्लस 3 लैम्डा y कॉमन, z 1 प्लस 4 लैम्डा z कॉमन और -1 माइनस 5 लैम्डा छोड़ दीजिए। तो बताइए यहाँ से डायरेक्शन रेशियो दिख रहा होगा आई थिंक ऑफ नॉर्मल, यानी n का पावर r मतलब नॉर्मल समझिएगा r। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो x का कोफिशिएंट है 1 प्लस 2 लैम्डा, फिर 1 प्लस 3 लैम्डा, फिर 1 प्लस 4 लैम्डा। ये आया P3 के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज। अब P4 के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, तो दिख रहा है इक्वेशन। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ P4 आर 1 माइनस 1 1। ओके हो गया। अब सिंस
P3 परपेंडिकुलर है किसके, P4 के, देयरफॉर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होएगा, 0। तो अब यहाँ से A1 A2 मतलब दोनों का डायरेक्शन रेशियो, उसका है 1, इसका है 1 + 2 लैम्डा, तो 1 × 1 + 2 लैम्डा, फिर -1 × 1 + 3 लैम्डा, फिर 1 × 1 + 4 लैम्डा बराबर क्या हो गया, 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 + 2 लैम्डा -1 - 3 लैम्डा हो गया, +1 + 4 लैम्डा, एक 1 1 खत्म हो गया, एक 1 बचा, 4 2 6 -3 + 3 लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा का वैल्यू आया -1/3। याद रखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ अगर लैम्डा ले आए खत्म कहानी, एक कनेक्टर कंडीशन पकड़ लिए खत्म कहानी। तो ये ध्यान रखिए कि क्या दे रहा है वो बहुत बड़ी बात है। मैं यहीं पे एक बात बोलूँ, आप फंस जाओगे। मैं इस प्लेन को हटा के एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे देता और बोल देता पैरेलल है, क्या है, पैरेलल। आप क्या करते, पैरेलल वाला कंडीशन लगा देते, नहीं, गलत हो जाता। अगर ये प्लेन है P3 और अगर किसी लाइन के पैरेलल है तो पैरेलल का केस नहीं, परपेंडिकुलर का लगेगा। याद करिए, लास्ट वीडियो में मैं बताया था, अगर प्लेन प्लेन है सेम चीज़ सोचो, अगर लाइन लाइन है सेम चीज़ सोचो, अगर प्लेन लाइन है तो उल्टा सोचो, अगर पैरेलल देगा तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देगा तो पैरेलल का केस यूज करना है। यही बात मैं बोलने वाला था यहाँ पे, तो इसलिए आप लोग भटकिएगा नहीं। अगर यहाँ प्लेन हटा के दे दिया स्ट्रेट लाइन, सेम नहीं लगा दीजिएगा, उल्टा फार्मूला लगाइएगा। अगर पैरेलल देगा तो परपेंडिकुलर लगाना है, परपेंडिकुलर देगा तो पैरेलल लगाना है। ओके, अब लैम्डा मिल गया तो अब आप लोग जानते हैं क्या करोगे, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे। तो लिखना अब, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है x + y + z - 1 और लैम्डा आया -1/3, 2x + 3y + 4z - 5 बराबर 0। अब यहाँ मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ, समझ लेना। 3x - 2x x, 3y - 3y मतलब 0, खत्म हो गया, 3z - 4z -z, -3 + 5 + 2 बराबर 0 आंसर। आशा करते हैं अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। फिर मन में आएगा सर क्वेश्चन 12 कहाँ है, 12 13 सेम है। क्या रहा है आपसे स्टूडेंट कि आपके पास दो प्लेन है, बताइए क्या ये दोनों पैरेलल है, ओके नहीं है तो क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है, नहीं है तो एंगल क्या है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप एंगल ही निकाल दीजिए, टेंशन खत्म। पैरेलल होगा तो पैरेलल हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा तो हो जाएगा, नहीं तो एंगल निकल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पैरेलल के लिए तो स्पेशल केस होता है, a1/2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। परपेंडिकुलर के लिए भी होता है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बराबर 0। बट एंगल का तो फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो बेहतर है बार बार आप एंगल का ही फार्मूला लगा दो, या तो आप जैसे करना है करो। तो यहाँ पे पहले बताओ, a1 है 7, b1 है 5, c1 है 6, a2 है 3, b2 है -1, c2 है -10। अब पता नहीं क्या होने वाला है, तो थीटा बराबर फार्मूला पढ़े हैं, cos इनवर्स a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बाय √a1² + b1² + c1², फिर a2² + b2² + c2²। आपका 11 में भी 12 में भी यही क्वेश्चन था, एंगल पूछ रहा था, प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे करके, और वेक्टर दे, कार्टेशियन में दे, आप डायरेक्शन रेशियो निकाल के भर दो। तो cos इनवर्स, समय बर्बाद नहीं करना है, a1 a2 है, गुना कर दीजिए, 7 × 21, b1 b2 है -5, c1 c2 है -8, बाय √a1² b1² c1², मतलब तीनों के स्क्वायर को जोड़ना है, 36 25 61 49। तो 61 और 49 कितना होगा, जोड़ दीजिए आप, 9 1 10, 1 6 4 10 1 11 110, √a2² b2² c2², 101 10, फिर 110 हुआ। तो cos इनवर्स
21 माइनस 5 हो गया कितना 16, और 16 माइनस 60 कितना हो गया 44, माइनस 44 बटा रूट 110 गुना रूट 110, 110 कॉस इनवर्स माइनस 2/5, 22 गुना 44, 22 पंचे 110। अब माइनस नहीं प्लस में भी आप लिख सकते हैं इसको आंसर, पाई माइनस कॉस इनवर्स 2/5। कहोगे सर ये कौन सा फार्मूला आ गया? कोई नहीं, आप लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़े हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। या तो बोलेगा अगर एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब न्यून कोण, तो आप इसमें मॉड ले लेंगे, यानी सिर्फ लिखेंगे कॉस इनवर्स 2/5। तो आप आंसर में देख लेना कौन सा आंसर है, सब आंसर हो सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो देख के मिला देना, नहीं तो सब्जेक्टिव में कोई इशू नहीं है, ये लिखो वो लिखो वो लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, तो इसमें यही पूछ रहा था, पैरेलल है नहीं है, पैरेलल परपेंडिकुलर है नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर पैरेलल होता, समझ लीजिए ध्यान से, अगर पैरेलल होता तो कॉस इनवर्स 1 आता। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स 1 होता है 0 डिग्री, और पैरेलल मतलब 0 डिग्री थीटा होना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, अगर अंदर में आता 0 तो कॉस इनवर्स 0 होता है 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर है। तो ये ध्यान रखना है। फिर से समझिए, अगर ये अंदर में क्या आ जाता 0 तो मतलब परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा हो जाता कॉस इनवर्स 0 1, और कॉस इनवर्स अगर यहाँ आ जाता 1 तो वो हो जाता कितना 0, पैरेलल हो जाता। आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में भी 4-5 क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, सब एक ही जैसा है। तो बी नंबर में कह रहा है उस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस बताइए। अब पॉइंट बदल देगा, प्लेन बदल देगा, तो उसमें कौन बड़ी बात है, आराम से बना लेना। तो वही कर रहा है 5 क्वेश्चंस में। तो अगर किसी पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस बताना है तो आप लोग को तो सिखा ही चुका हूँ कि क्या याद है, आप वीडियो को स्टॉप करिए, पहले याद करिए क्या था लास्ट वाला फार्मूला। तो आप लोग को फार्मूला पढ़ाया था कि अगर ए बी लाना है, मॉड डालेंगे, प्लेन का इक्वेशन पढ़ेंगे, 2x, x है तो ऊपर वाला x अल्फा देते थे तो 3 है, माइनस y है तो ऊपर वाला डर दीजिए -2, 2z है 1, अब +3 है तो +3, बाय अंडर रूट डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर का सम, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 6 +2 +3 ये मॉड है, 4 1 4, 3 2 5 2 7 6 13, 4 4 8 1 9/3 यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस तो आपका यूनिट्स में होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका थ्योरी अच्छा है, कंसेप्ट अच्छा है, तो प्लेन चैप्टर कोई ये नहीं है। मैं 40 मिनट के अंदर जो है आप लोग को समझाते हुए, बीच में गैप लेते हुए समूचा सवाल 14 ठो खत्म कर दिया। दैट मीन्स एवरेजली की बात करें तो 3 मिनट भी नहीं लगा। तो आप लोग अच्छे से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर रिवाइज करेंगे 2-2 मिनट का क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा का नहीं है। और हाँ, इसको कंप्लीट कर लीजिए, और इसका जो मिसलेनियस चैप्टर है मैं उसको भी सॉल्व करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत बेहतरीन सब क्वेश्चन है। सिर्फ बोर्ड के लिए ही नहीं, आप जेईई मेंस वगैरह में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा मिसलेनियस है। तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा एक टोटल। प्लीज़ आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब आप नेक्स्ट वाले को देखना। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रेट लाइन का भी सवाल होगा ना, क्योंकि मिसलेनियस है, समूचा 3D का मिल जाएगा। इसलिए आशा करते हैं उस पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा सारे को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग का 3D पार्ट भी समझिए खत्म हो गया, मिसलेनियस का बचा हुआ है। तो आपका वेक्टर 3D भी खत्म, सिलेबस समझिए ओवरऑल जो ऑफलाइन पढ़ रहे थे खत्म हो गया। सिर्फ रिलेशन फंक्शन बाइनरी बचा है, वो छोटा छोटा कहानी है। 4 क्लास में तीनों चैप्टर खत्म हो जाएगा आराम से, कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए कल या आज ही मैं देखता हूँ, जब भी होगा आपका मिसलेनियस का वीडियो बना देता हूँ। फिर रिलेशन फंक्शन बाइनरी, अभी एग्जाम में अच्छा समय है, आप लोग रिवाइज भी कर लें, मज़ा से हो जाएगा, क्योंकि उस 6-7 क्लास में हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।